हेलो एवरीवन, उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि डिस्कशन में भी चल ही रहा है न्यूज़ में, हीट डोम, देखते हैं क्या है ये। अब न्यूज़ में पढ़ तो लिया है कि भाई यूएसए और कनाडा के क्षेत्र बड़े जो हैं एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से जो है गुजर रहे हैं इस समय, और वो उसका जो कारण दिया है वो एक हीट डोम बना हुआ है। अब हीट डोम क्या है, तो थ्योरी तो ये कह देती है कि भाई एक हाई प्रेशर का रीजन है। अब आप भी पढ़ लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, कुछ अच्छे अच्छे वर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं, बट दिमाग में बैठ नहीं पाता है क्या, मतलब कहाँ से आ गया ऐसा, अब तक नहीं दिखा था क्या ये। देखते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल बारीकी से समझेंगे कि एक्चुअल में है क्या। इसके साथ साथ आप डेली शाम को 7 बजे अनअकैडमी पर जो है डेली फ्री क्लासेस मेरी ले सकते हैं। अनअकैडमी प्रॉमिस, ये सब्सक्रिप्शन एक आपके लिए प्रोग्राम है जिसमें 7 जुलाई तक जो है आप सब्सक्रिप्शन यदि ले रहे हैं तो अनअकैडमी के तहत आपको 2 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ जो है आपको, जी हाँ, 2 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको, मान लीजिए बाई चांस आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको अनअकैडमी मतलब और दे रहा है, मतलब पढ़ने के और मौके आपको मिलने वाले हैं। तो ये ऑफर जो है 7 जुलाई को एंड हो जाएगा। इसके साथ साथ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में अनअकैडमी नोट्स, गारंटीड सब्सक्रिप्शन टिल मेंस, एसएससी बैंक का साथ में आप सब्सक्रिप्शन भी और ले सकते हैं। जी हाँ, इसके साथ साथ जो है जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यू कैन यूज़ दिस कोड SGYT10, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस डिस्काउंट कोड का। जी हाँ, इसके साथ साथ अनअकैडमी की ओर से जो है आपको नोट्स, जी हाँ, और 1 ईयर जो बैचेस हैं, 2 ईयर बैचेस जो कंप्लीट बैचेस शुरू हो रहे हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ, आप लाइव पढ़ सकते हैं। 7 जुलाई से ये बैच शुरू हो रहे हैं। जी हाँ, और यू कैन यूज़ दिस कोड SGYT10। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सर ये हीट डोम्स। एक्चुअल में क्या है कि यूपीएससी इस तरह के ही वेदर फिनोमेना को सर्च कर रहा होता है। साल में एक आध कोई ऐसा फिनोमेना मिल जाता है, एग्जाम में मिल जाता है आपको, मेंस तक मतलब जो ये देखने को मिलेंगे। कई बार आप लोग देख लेते हो कि अर्बन हीट आइलैंड जैसे एक टॉपिक हो गया, ठीक है, फ्लैश फ्लड्स हो गए, तो इस तरह के टॉपिक्स मतलब आना ही है। तो वैसे अपने लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हीट डोम को एटलीस्ट पढ़ लीजिएगा। हीट वेव्स क्या होती हैं सब कुछ हम लोग इसमें देखेंगे। अब भैया जैसे ही आपने हीट डोम देखा, कहीं भी आप देखोगे तो दुनिया में इस समय यही लाइन बड़ी ज्यादा चल रही है कि भैया अकॉर्डिंग टू द यूएस बेस्ड नेशनल ओशनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, अब ये है क्या, तो बोले एक हीट डोम बन गया है जो कि एक हाई प्रेशर एटमॉस्फेरिक फिनोमेना है। पढ़ते समय पढ़ भी लिया, नोट्स भी बना लिया, सजा भी लिया, हाईलाइट भी कर दिया, है क्या वो देख लेंगे। ठीक है, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगले 10-15 मिनट में सब समझ में आ जाएगा। लेकिन यार कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, ठीक है। बेसिक ये कहता है कि अर्थ पे हमेशा याद रखो, देखो एक बेसिक चीज याद रखना, सरफेस पे मैं हमेशा समझाता हूं, सरफेस पे यदि कोई भी चीज आ रही है, जैसे मार्कर इस हाथ पे आ रहा है ना, तो इसका प्रेशर है, फोर्स है, इसका फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो धरती पर कोई हवा भी यदि आएगी तो वो प्रेशर हाई बनाएगी। आगे बात में, ये बहुत बेसिक चीज है। इस मार्कर को मैं इस हाथ से ऊपर ले जाऊंगा तो इसका प्रेशर जा रहा है ऊपर, खत्म सा हो रहा है, तो नीचे प्रेशर लो बन गया। देखो जरा कुछ यही समझा रहा हूं, धरती से हवा यदि ऊपर उठ रही है, हवा ऊपर उठ रही है, तो धरती से हवा ऊपर उठ रही है मतलब समझ रहे हो, नीचे प्रेशर लो बन जाएगा। धरती की ओर हवा आ रही है, धरती की ओर हवा आ रही है तो प्रेशर हाई बन रहा है। समझ में आई मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूं। तो हवा यदि जाना और हवा नीचे की तरफ आना, ऊपर जाना नीचे आना जो है टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। सपोज मान लीजिए टेम्परेचर ज्यादा हो गया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई प्लेस ए है और यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा, तो यहाँ की हवाएं जनरली राइज करने लगेंगी। तो जब ये राइज करने लगेंगी तो ग्राउंड पे जो प्रेशर बनेगा वो लो प्रेशर बनेगा। समझ में आ गई ना मेरी बात। मान लीजिए कहीं पर फॉर एग्जांपल नीचे की तरफ हवा बैठ रही है तो वो हाई प्रेशर की तरफ बनाएगा। ये सरफेस की बात कर रहा हूं, धरती पर बन रहा है हाई प्रेशर लो प्रेशर, इसको फील भी करो आप। हाई प्रेशर मतलब यहाँ हवा ज्यादा हो गई है, लो प्रेशर यहाँ पर हवा कम हो गई है, तो ज्यादा से कम की ओर हवा चलती है, और इसी को आप क्या कहने लगते हो कि दिस इज विंड। ये विंड सिस्टम है आपका, ठीक है, ये विंड कहते हो आप, इसको पवन कहते हो, जो कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर है। ये कब बनता है, जब हाई और लो का ग्रेडियंट क्रिएट हो, और जस्ट इसके ऊपर नीचे लो होता है, तो हमेशा याद रखो ऊपर सरफेस पे हाई रहेगा, अपोजिट रहता है, नीचे हाई तो ऊपर लो, और ये जो है हाई से लो ऊपर इधर भी चलेगा। ये दोनों जो हैं ये हाई से लो फॉलो करती हैं, हॉरिजॉन्टल जो भी मूवमेंट होता है, और इसी चीज को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। ये पूरा साइकिल शुरू हो जाता है, ठीक है। ये बेसिक क्लासेस में मैंने काफी बार आप लोगों को पढ़ाया है, नहीं पढ़ाओ तो भाई पहले विंड सिस्टम देखना, ये टॉपिक फिर समझ में अच्छे से और आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यही कह रहा था कि जब भी हवा ऊपर जा रही तो ध्यान रखना लो प्रेशर सिस्टम की तरफ बन रहा है, और नीचे जब आ रहा है तो ये सिस्टम क्या हो रहा है, हाई प्रेशर सिस्टम है। ये तो हो गई ग्राउंड की बात, ठीक है। ये जमीन की बात मैं कर रहा हूं। एक्चुअल में जब हम देखते हैं ग्लोबल विंड पैटर्न्स को, जब आप देखोगे ना तो ऐसा होता है। देखो आपको अभी मैंने बता दिया, आपको क्या चाहिए, धरती पे लो प्रेशर चाहिए और एक जगह धरती पे हाई प्रेशर चाहिए, ताकि हाई से लो विंड चला सको आप, ठीक है। हाई से लो विंड चलती है। अब देखना इक्वेटोरियल एरिया है अपना, ये इक्वेटोरियल एरिया से हमें मालूम है कि टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण धीरे धीरे हवा ऊपर उठने लगती है। ये हवा ऊपर उठ रही है धरती से, तो यहां पर सारा जो है पूरा लो प्रेशर बन जाएगा अर्थ पे, इक्वेटर वाले एरिया में,
ठीक है। इसके बाद में मान लीजिए अब ये नो डाउट ऊपर जाएगा तो डाइवर्ज होता है, ऊपर जाने के बाद क्या होता है जनरली ये जो भी बादल वगैरह बनने होते हैं तो यहीं बन जाते हैं और उसके बाद ये डाइवर्ज होके ठंडा होने लगता है धीरे से एक्चुअल में, और ठंडा होकर और ये नीचे की तरफ गिरता है, तो ठंडा होकर यहाँ नीचे गिर रहा है ये देखो, और जहां गिरेगा वहां क्या बना देगा हाई प्रेशर। अब देखो नीचे लो था और दोनों तरफ हाई बन गया और बीच में लो बन गया, जहां से राइज किया वहां लो, और जहां दोनों साइड गिरा दोनों हेमिस्फीयर में गिरेगा ये, तो ये हाई प्रेशर बन गया। हाई से लो ये एरोज दिखने लगे, विंड सिस्टम चलने लगा। मतलब क्या है, तो ऐसे सेल्स बन जाते हैं, ऐसे साइकिल्स बन जाते हैं ताकि विंड्स हमारे अर्थ पे चलती रहे, ऐसा समझ लो। जिनको नहीं पता है और जिनको विंड पता है उन्हें मालूम है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे अब ऊपर भी विंड चलाने के लिए ऐसे साइकिल्स बनाने पड़ेंगे। तो ये सेल दिखाई दे रहे होंगे आपको कि एक विंड तो यहां चलेगी ये वाले सेल में ऐसे में धरती पर, दूसरा जो है ये इसके बीच में चलेगा और तीसरा पोल के पास चलेगा। इस प्रकार की 3 विंड्स पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात? एक में ईस्टर्ली पढ़ लेते हो आप, दूसरे वाले में वेस्टर्ली पढ़ लेते हो और तीसरे वाले में पोलर ईस्टर्ली पढ़ लेते हो। अब समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। अब मेरे कुछ सवालों का आप लोग आंसर देना, क्योंकि अब एक्चुअल में कहानी जो है वो शुरू होने वाली है। सुनिएगा ध्यान से। अब आप खुद मुझे बताइए, एक प्लेस में ए बना देता हूं और एक प्लेस में बी बना देता हूं, पूरे अर्थ पे है ये एक पाइप की तरह है, ये साइकिल पूरा एक तरह से पूरे पाइप की तरह आपको दिखाई दे रहा है। ए और बी में से कौन ज्यादा गर्म है और कौन ज्यादा ठंडा है, जरा बताना मुझे, बताओ। तो आप कहेंगे ए वाला गर्म है, क्यों? तो आप कहेंगे सर इक्वेटर के पास है, ये ज्यादा गर्म होगा, और ये जो है बी क्या होगा, थोड़ा ठंडा होगा। अब आप एज अ होल नेचर को आप देखिए, ए और बी में जरा आप कंपेयर करना, तो आप कहेंगे सर टेम्परेचर में डिफरेंस आ गया, टेम्परेचर में डिफरेंस आ गया। मतलब पूरे अर्थ पे ये वाले एरिया में यदि आप देखोगे, पूरे इस एरिया में, तो ए में टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, और इस बी वाले एरिया में यदि आप देखोगे तो पूरा टेम्परेचर क्या होगा, कम रहेगा। मतलब ए वाला एरिया हाई टेम्परेचर का होगा और बी वाला एरिया जो है वो लो टेम्परेचर का होगा। सर टेम्परेचर में अंतर आना मतलब प्रेशर में अंतर आना, मैं रिपीट करता हूं, टेम्परेचर में अंतर आना मतलब प्रेशर में अंतर आना। और प्रेशर मतलब अभी बताया था हाई प्रेशर और लो प्रेशर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया थी, देखो हाई प्रेशर और लो प्रेशर, ठीक है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि हमारे अर्थ पर जो आप विंड पढ़ते हो, इसके ऊपर भी एक नया विंड सिस्टम है जिसको हम कहते हैं, नया इन द सेंस की जो जिन्होंने नहीं सुना है उनके लिए नया है, जेट स्ट्रीम, ठीक है। जेट स्ट्रीम जनरली जेट से समझ में आ रहा है कि ये कुछ, सर आप जो बात कर रहे हो ऊपर की बात कर रहे हैं। तो जेट स्ट्रीम्स जो होती हैं ये नॉर्मली अर्थ सरफेस के 7 से 14 किलोमीटर के ऊपर चल रही होती है। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये जो है अपना धरती है, तो ये विंड मतलब इसके जस्ट ऊपर ऐसे चल रही है, तो नीचे जो हमारा विंड सिस्टम है वो तो चल ही रहा है। तो आपको मैं यहां पर ये समझाना चाह रहा हूं कि जरा आप इधर ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो ए और बी वाले रीजन को ऑब्जर्व करते हैं, तो यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस आता है, और इन्हीं टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में ये देखो, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, ये चारों ओर जो है यहाँ एक विंड चलती है, जेट स्ट्रीम्स। अब ये जेट स्ट्रीम्स का अलग से मैं टॉपिक लूंगा, डोंट वरी। अभी बस आपको क्या समझना है कि जेट स्ट्रीम जो है ऊपर अपर ट्रोपोस्फियर में चलने वाली स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, ये बहुत तेजी से जो है चल रही होती है ऊपर, ध्यान रखना सरफेस के ऊपर। मान लीजिए मैं खड़ा हूं सरफेस पे, हम लोग रह रहे हैं, तो हमारे ऊपर चल रही हो विंड, ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली यदि मैं बात करूं तो ये जो विंड सिस्टम है, ये जो आप देखते हो, इनके ऊपर ही है, इनके ऊपर चल रही हो। मान लीजिए यहां मैं एक काम करता हूं, यहां विंड बना देता हूं, हाई प्रेशर लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड सिस्टम चल रही है, ये एक पूरा साइकिल चल रहा है इसका, इसके ऊपर चल रही है। आ गई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल ये देखो, इस डायग्राम में आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि इससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा इस वाले पॉइंट को देख के कि हाँ सर ये जो दिख रहा है ये अर्थ के ऊपर चल रही है विंड, ठीक है, ऊपर, याद रखना जेट स्ट्रीम्स, ठीक है। क्या होगा? नो डाउट ये ग्लोबल वेदर फिनोमेना को इंपैक्ट करती हैं। अब इसके कुछ जो काम के बेसिक है वो बता रहा हूं, पूरा जेट स्ट्रीम नहीं पढ़ पाएंगे हम लोग अभी, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो रह जाएगा फिर, ठीक है। अब इधर देखो, मैं यही समझा रहा था अभी आपको, मैं उस डायग्राम में बता रहा था कि इक्वेटर वाला जो एरिया है वो टेम्परेचर ज्यादा वाला है, और ऊपर जो टेम्परेचर जितना आप जाओगे वो ठंडा होगा, और ठंडे और गर्म के बीच में चलती है ये, ऐसे कभी नहीं चलेगी। खुद सोचो ना यार कि मान लीजिए ये एक टेम्परेचर कोल्ड टेम्परेचर है और यहां पर वार्म है, तो ये हमेशा इसके बीच में ही चलना है। पूछो खुद से कि ऐसे बीच में क्यों चलेगी? भाई दोनों का ग्रेडियंट है ना, ऐसे मनमर्जी से कहीं नहीं होगा। अच्छा एक एग्जांपल और लेता हूं, मान लो इमेजिन करिए कि ये वार्म एरिया ज्यादा हो गया किसी क्षेत्र में, लैटिट्यूड वाइज भी हो गया मान लो, और कोल्ड एरिया जो है बाद में कहीं ज्यादा हो गया, तो समझ रहा हो वो क्या होगा कि वो जेट स्ट्रीम फिर भी इसके बीच में चलेगी। अब मान लीजिए एक काम करो आप, ऐसा हो गया फॉर एग्जांपल, ये वार्म एरिया ऐसा हो गया, ठीक है, और कोल्ड एरिया बिल्कुल सीधा है, एक ऐसा मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो ये जेट स्ट्रीम भी कुछ ऐसा शेप ले लेगी अपना,
मतलब क्या समझना चाह रहे हो आप इसमें कि जनरली ये वार्म और कोल्ड के अकॉर्डिंग जो है अपना शेप भी बदल लेती है। उदाहरण के लिए यहां और देख लो, जैसे मान लो ये एरिया कोल्ड का है, ठीक है, ठंडी हवा का क्षेत्र है, ये ठंडी हवा है और एक ये गर्म हवा है और इसके बीच में चल रही है। अभी आप ऐसा समझ लो, ठीक है, ये कोल्ड है और ये एक वार्म है, अब इनके बीच में ये सीधी चल रही है, ये चल रही है जेट स्ट्रीम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। इसके बाद अच्छा ये चल जमीन पे नहीं रही है, ध्यान रखना, कहां चल रही है, ऊपर, ठीक है। अब ये मान लो फॉर एग्जांपल अपन इसको कर दिया कोल्ड वाला एक एयर मास बना दिया मैंने, और एक काम किया मैंने, ये ऐसा ऐसा एक बड़ा सा वार्म बना दिया, फॉर एग्जांपल वार्म एयर मास बना दिया, तो ये भी ना एक ऐसा शेप ले लेगी इधर इस तरह से। मतलब इसको देखो आप, जितनी जगह पे गर्म हवा थी ये उतना ही ऊपर गई है, ठीक है, समझ रहा हो, और फिर ये इतना ठंडा जो आया तो ये इसने अपना एक मीएंडर बना लिया। नहीं तो एक काम करो ना, खुद सोचो कि ये जेट स्ट्रीम जो है ये सीधी चली जाती है ऐसे, बट सीधी क्यों नहीं गई है, क्योंकि इसको कोल्ड और वार्म के बीच में जब तक ग्रेडियंट नहीं बनेगा तो उसके बीच में चलेगी, हमेशा ध्यान रखना, प्रेशर डिफरेंस में विंड चलती है, ठीक है सर। अब ये हम थोड़ा सा समझ गए। अब जेट स्ट्रीम जो होती है वो कुछ ऐसी होती है, ये परछाई है किसी चीज की, परछाई से समझ जाओगे कि जेट स्ट्रीम जो चल रही है वो ऊपर है। अब इसको आराम से डायग्राम को देख लो, शैडो को रिस्पेक्ट में देखना, शैडो के साथ देखना इसको, ठीक है, परछाई के साथ देखना तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखना ये जेट स्ट्रीम जो है ये ऐसे ऐसी चल रही है, आप ऐसे इमेजिन करो, ऐसे ऐसे चल रही है, ठीक है, ये ऐसे इस तरह से जो है ऐसे पैटर्न पे चल रही है। क्लियर हो गई बात, मैं क्या कह रहा हूं, इस तरह के पैटर्न पे। अब ये ऐसे चलेगी तो देखना, इधर ध्यान देना मेरी तरफ, ये ऊपर उठ रही है हल्का सा, फिर ये नीचे जा रही है, फिर ऊपर उठ रही है, फिर नीचे जा रही है। तो इसके ऊपर उठने नीचे उठने से क्या होगा, तो देखना, समझना मेरी बात, इधर देखो, ये बहुत काम की चीज बता रहा हूं, ये यही तो कुछ बेसिक चीजें हम नहीं समझ पाते हैं तो फिर पूरा टॉपिक ऐसे चला। देखो ये चीज क्या हो रही है, ऊपर उठ रही है, ऊपर उठ रही है, ऊपर उठ रही है, तो भाई सिंपल सी बात है, नीचे की सारी हवाएं जो हैं वो भी खाली जगह रहेगी तो वो तो और ऊपर उठने का प्रयास करेगी। ये एक बुक शेल्फ की तरह समझ लो आप कि ग्रेविटी के कारण हर चीज बिल्कुल लगी हुई है, लेकिन ऊपर का हिस्सा यदि कैप खुला ऊपर का तो सारी हवाएं ऊपर जाने लगेंगी, तो ये नीचे लो प्रेशर और तेज हो गया। मान लीजिए ये हवा जो है घूम के, मतलब ये इस तरह से इसका डिसेंडिंग लिम्ब आ रहा है, फॉर एग्जांपल नीचे की तरफ बैठ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो देखो जब नीचे की तरफ आएगी तो ये क्या क्रिएट कर रही है, हाई प्रेशर क्रिएट कर रही है। इस डायग्राम से मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि नीचे कैसी भी विंड चले, ये जनरली ऊपर वाला सिस्टम जो है, ऊपर जो ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के जनरली जो ऊपर चलता है, ये जेट स्ट्रीम कंट्रोल करती है। जेट स्ट्रीम कैसे इफेक्ट डाल रही है ये समझना जरूरी है इस टॉपिक के लिए, नहीं तो सिस्टम समझ में नहीं आएगा आप लोग। तो अब इसको देखो आप, ये और मदद करेगा आपकी। क्या देखो, फॉर एग्जाम्पल ये चीज ऐसे आई, देखो नीचे आ रही है, नीचे आ रही, देखो अब नीचे आएगी तो सही बात है, सारी हवा नीचे बैठेगी, इट विल क्रिएट द हाई प्रेशर सिस्टम, इट विल क्रिएट द हाई प्रेशर, नीचे हवा को धकाएगी, दबाएगी, नीचे ज्यादा हाई प्रेशर बनाएगी, ठीक है। इसके बाद देखना, अब ये ऊपर उठी तो ये जगह स्पेस क्रिएट हो गया ना, जगह खाली मिल गई, जगह खाली मिल गई आपको, खाली मिल गई, मतलब ये एक स्प्रिंग की तरह है, ये दबा रहा है इसको तो पूरी हवा नीचे चली गई, ये ऊपर उठा स्प्रिंग तो नीचे की हवा भी ऊपर उठ गई। तो समझ रहे हो कि नीचे हाई प्रेशर लो प्रेशर कई बार इस जेट स्ट्रीम से भी कंट्रोल हो जाते हैं। ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला कि जनरली ये सिस्टम नीचे जो है क्या डिसाइड होगा, कई बार जेट स्ट्रीम भी अब हर जगह इसके इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। कारण उसका क्या है कि जेट स्ट्रीम वर्ल्ड में कुछ ही हिस्सों में आपको दिखाई देती है, ये यहां जो बता रहा था, इसके इंपैक्ट इन क्षेत्रों में ज्यादा मिलेंगे, इन क्षेत्रों में ज्यादा मिलेंगे। इक्वेटर पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि इक्वेटर पे पूरा ही वार्म है और वार्म में नहीं चलेगी, वार्म कोल्ड चाहिए इसको, वार्म और कोल्ड के बीच में ही चलती है, ठीक है। तो चल ऊपर रही है लेकिन असर इसके नीचे हो रहा है। अब देख लेते हैं कि इसका असर क्या हुआ या इसका हीट डोम से संबंध क्या है, ठीक है। लेकिन उसके पहले एक कॉन्सेप्ट और समझो, इसको देखो आराम से, पहले आप देखो जरा कुछ हो रहा है क्या। ये पिस्टन है जो प्रेशर दे रहा हूं मैं इसमें, प्रेशर दे रहा हूं मैं इसमें, प्रेशर डाल रहा हूं, प्रेशर बढ़ा रहा हूं, प्रेशर बढ़ा रहा हूं, तो देखो प्रेशर, ये घबरा रहा है मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल तेज हो रही है और प्रेशर इसका इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, गर्म हो गया। देखो हवा को जब दबाया जा रहा है, नीचे दबाया जा रहा है, नीचे दबाया जा रहा है, तो ये गर्म हो रही है, गर्म हो रही है, गर्म हो रही है, समझ में आ रहा है, गर्म हो रही है। कोई दिक्कत यहां तक? फिर से देखो एक बार, प्रेशर जब, तो एडियाबेटिक कंडीशंस में यही होता है, इसको ही हम एडियाबेटिक कंडीशन भी कहते हैं। बिना कोई हीट दिए लिए सिर्फ प्रेशर को कंट्रोल करने से आप टेम्परेचर कम ज्यादा कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने कोई हीट नहीं दी, मैंने यहाँ पे हीट दी क्या है, हीट ली है नहीं, कंप्रेस किया, ये कंप्रेस हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, दबाव, घबरा गए ये सब मॉलिक्यूल, ऊपर हो गया तो ये एक्सपेंशन हो गया। ये क्यों पढ़ा रहे हो सर?
प्रभु इसके लिए, इसमें ध्यान दो, बहुत काम का है। देखो पिस्टन नीचे आ रहा है, मतलब हवा को जब दबाया जा रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ने लगेगा, हवा का गर्म हो जाएगी हवा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। फिर से देख लो इस डायग्राम को, नीचे आ रहा है तो देखो मॉलिक्यूल दब रहा है, दबने से क्या होगा, तापमान बढ़ रहा है। ये देखो इधर तापमान बढ़ रहा है, ऊपर उठेगा तो ठंडी होने लगेगी हवा, और यही होता है जब भी हवा ऊपर उठती है तो ठंडी हो जाती है, नीचे आती तो एकदम, जब ज्यादा आती है तो कंपैरेटिवली गर्म होके आती है। तो ये डायग्राम आपको याद रहेगा ना कि हवा जब नीचे आ रही है तो कंप्रेस होती है, दबाव संपीड़न होता है और गर्म होता है। तो इसका लॉजिक यहां पर क्या आने वाला है, बस बता रहा हूं। अब शुरू करते हैं एक्चुअल में हीट डोम, क्योंकि कुछ बेसिक ही अब तक पढ़ रहे थे। हुआ ये है कि अपने को पता है इक्वेटोरियल एरिया का जो पानी है वो क्या होता है, गर्म होता है, ठीक है, ओशन करंट, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इस तरह इन जगहों पे जो विंड चलती है वो ऐसे ईस्ट वाली चलती है, तो सारा गर्म पानी जो है इधर इकट्ठा हो जाता है, ईस्टर्न साइड होगा ना भाई, विंड ऐसी चल रही तो पूरा सारा गर्म पानी इधर ही जाने का प्रयास करेगा। लानीना क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लानीना का जो समय होता है, लानीना एक साल ऐसा होता है कि ये विंड बहुत तेजी से चलती है, यहाँ पे ईस्टर्ली विंड बहुत तेजी से चल रही है। तेजी से चलने से क्या होगा सर, यहां का इन एरिया का जो पानी है, ऑस्ट्रेलिया और ये इक्वेटोरियल एरिया का जो ये वाटर है वो क्या होगा, वार्म होगा, ज्यादा गर्म होगा। गर्म क्यों होगा सर ऐसा, भाई इक्वेटर का पानी गर्म होता है, विंड इसको ले जा रही तो गर्म पानी पूरा इकट्ठा यहां हो जाएगा, इधर गर्म पानी इकट्ठा हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि पानी इनसे टकराएगा। अब क्या होगा, कोरियोलिस फोर्स लगता है, अपने को पता है अर्थ के रोटेशन से, नॉर्मली पानी सीधा कभी नहीं चलेगा, टकरा के मॉडिफाई होगा। तो ये पानी गर्म जो है, जितना पानी इधर ज्यादा गर्म होगा वही वाटर इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर आएगा, मतलब समझ रहे हो, नॉर्थ पैसिफिक करंट्स है, इधर की तरफ आएगा। अब इधर कौन है, ये कनाडा, यूएसए, मतलब पानी जो है ये गर्म आ रहा है, पानी जो है इधर कनाडा के आसपास वाटर वार्म आ रहा है, यार गर्म पानी आएगा, ठीक है, तो वातावरण धीरे धीरे गर्म होने लगेगा, पहली बात, ठीक है। ऑलरेडी गर्मी थी, समर टाइम था अभी, मतलब जून जुलाई चल रहा था, सनलाइट वैसे भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास होता है, तो नॉर्मली ये क्षेत्र वैसे भी गर्म हो गए। और ये ओशियन के कारण, देखो इन्होंने लानीना का कॉन्सेप्ट बोला था, अभी जितने भी आपने न्यूज़पेपर्स पढ़े होंगे तो उन्होंने कहा था कि इसका कनेक्शन थोड़ा लानीना से भी। लानीना में हमेशा याद रखो, लानीना वो साल होते हैं जब ये वाली विंड्स कंपेरेटिवली स्ट्रांग हो जाती हैं। स्ट्रांग क्यों हो जाती हैं, ड्यू टू द प्रेशर ग्रेडियंट्स के, क्योंकि क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, लैंड मास वाटर बॉडी, लैंड मास वाटर एक जैसा ही होता, पूरी पृथ्वी पानी होती, पूरी पृथ्वी जो है लैंड मास होता, तो भी कुछ अपन सोच सकते थे कोई एक जैसी चीज होती। अब ये मान लो क्या होता है, ईस्टर्ली विंड बहुत तेज हो जा रही है, पानी पूरा गर्म ज्यादा इधर इकट्ठा होगा, ज्यादा गर्म होगा तो वो भी आगे शिफ्ट होगा, उतना ही सप्लाई आगे मिलेगा पानी को, तो इधर अलास्का करंट, नॉर्थ पैसिफिक करंट, ये कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा गर्म हो जाएंगे। तो ये एक तो गर्म पानी हो गया आपका, यहाँ पे ऑलरेडी गर्मी जो थी वो तो होना था। अब क्या है, नॉर्मली क्या होता है कि गर्म हवा का स्वभाव है, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, गर्म हवा का क्या स्वभाव है, इधर वाले पहले वाले डायग्राम में आप देखना कि गर्म हवा का स्वभाव ये होता है कि भाई साहब ये ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी, गर्म हवा, हवा जो है गर्म ऊपर उठेगी, कुछ समय के बाद फैलेगी, फैलेगी, एक्सपैंड करेगी, एक्सपैंड करने के बाद क्या होता है, एक्सपैंड करने के बाद जनरली क्या होती है, देखो हवा ये एक्सपेंडेड है, अभी तो दब रही है, एक्सपैंड करने के बाद ठंडी होने लगती है, देखो दबने पे गर्म हो रही है ना, दबने पे ये गर्म हो रही है, दबने पे गर्म हो रही है, एक्सपैंड पे ठंडी हो जाएगी। तो यही होता है कि नॉर्मली क्या हुआ, नॉर्मली ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं काफी ज्यादा आप लोगों को, ठीक है। इधर देखना जरा ध्यान से, इधर ध्यान से सुनिएगा कि जब भी मैं बात कर रहा हूं कि ये सारा पानी यहां तो एक तो वैसे ही गर्म वार्म वाटर आ गया, पहली बात, ऑलरेडी ये हवा जो है गर्म यहां पर थी, तो गर्म हवा का स्वभाव है ऊपर जाना, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये हवा जानी चाहिए थी। अब आगे क्या होता, ऊपर जाती तो ये सर, ये ऊपर जाती ना तो ऊपर जाने के बाद ठंडी होती है, ठंडी होती, क्लाउड बनते और बारिश हो जाती, लेकिन ये कब होता, जब एक पर्टिकुलर हाइट पे जाने के बाद, इधर ध्यान देना, ये वार्म एयर यहां से ऊपर उठती, यहां से ऊपर उठती, यहां से ऊपर उठती, एक हाइट पे जाने के बाद ठंडी होती। ठंडी क्यों होती, क्योंकि ऊपर जाती है तो फैलेगी, ऐसे फैलेगी, एक्सपैंड होगी, और एक्सपैंड होने के बाद ये ठंडी हो जाती है, क्लाउड बनते हैं, बारिश हो जाती है। बट प्रॉब्लम क्या हुई कि जब ये ऊपर उठ रही थी, ऊपर उठ रही थी, ऊपर उठ रही थी, इसको जो है इस बार ये हुआ कि इसके रास्ते में जेट स्ट्रीम आ गई,
ऊपर से जो है जेट स्ट्रीम चल रही थी और जेट स्ट्रीम ने इसको उतना ऊपर जो है उठने नहीं दिया। समझिए मेरी बात ध्यान से, मतलब ये हाल हो गए। इस डायग्राम को देखना, क्या बोला मैंने आपसे, हवाएं गर्म होके ऊपर उठ रही थी, ऊपर उठ रही थी, ऊपर उठ रही थी, ऊपर उठ तो रही थी, लेकिन जेट स्ट्रीम के कुछ ऐसे क्षेत्र आ गए जो कि उसको एक तरह से लिड की तरह, कैप की तरह रोक दिया इसने कि नहीं जाने दूंगा मैं ऊपर। यार अब ऊपर नहीं जाने दोगे आप तो ये ऊपर नहीं जाएगी तो ठंडी भी नहीं हो पाएगी उतनी। और ये इतना स्ट्रांग है ये हिस्सा, ये जेट स्ट्रीम का, मैंने आपको बताया जेट स्ट्रीम ऐसी चल रही है, ये वाला डायग्राम याद करो। तो ये जब नीचे धकेलेगी जेट स्ट्रीम वाला हिस्सा इसको, तो यार भैया ये वापस जब आएगा, ये वापस देखो ना, ये सिस्टम जो है चढ़ ऊपर जा तो रहा था, ये गर्मी से ऊपर जा रहा था, गर्म हवा हो गई थी वहां पे ओशन करंट के कारण और नॉर्मली वहां की हवाएं तो ऊपर जा रही थी, बट जेट स्ट्रीम के कारण इसको वापस आना पड़ा नीचे। अब नीचे आती है कोई हवा, नीचे आती है कोई हवा, नीचे आती है कोई हवा, तो ये तो भैया नॉर्मल से भी ज्यादा क्या हो जाएगी, अब गर्म हो जाएगी। क्यों? कंप्रेस हो रही है ना, दबाव लग रहा है। नीचे क्यों आ रही है, नीचे क्यों आ रही है, ये देखो ये जेट स्ट्रीम में फंसी हुई है। यहाँ की हवा जो है कुछ दिनों के लिए जेट स्ट्रीम में, जेट स्ट्रीम क्यों फंस गई यहाँ पे, ऐसा क्या हो गया? तो ये जेट स्ट्रीम जो देखते हो ना आप, स्टार्टिंग में मैंने बताया था, देखो कि ये जो होती है ना, ध्यान देना, ये जेट स्ट्रीम मैंने क्या बोला था, ए और बी के बीच में होती है। ए और बी मतलब ईस्टर्ली और वेस्टर्ली के बीच में चल रही होती है ऊपर वाले में। अब होता क्या है कि सनलाइट गर्मियों में ऊपर जाता है, तो ये सेल भी ऊपर जाता है, ए भी ऊपर शिफ्ट होगा, बी भी, तो ये जेट स्ट्रीम भी ऊपर चली जाएगी। मतलब मेरा क्या है कहने का कि ये जो जेट स्ट्रीम है सीधी कभी नहीं चलती है, ये ऊपर नीचे होती रहती है सन के अकॉर्डिंग। अब गर्मियों का समय वैसे ही चल रहा था, तो ये जेट स्ट्रीम वैसे भी ऊपर चली गई थी, इधर इनके पास आई गई थी शिफ्ट होके, और अब ये चल कहां रही है, ऊपर। ठीक है, अब यदि मान लो ऑलरेडी गर्म हवा है वहां पर, और यदि ये जेट स्ट्रीम के इन्फ्लुएंस में और आ जाती है, मतलब सिंपल सी बात है, अब ध्यान से सुनना, इसको आप ऐसे और आसानी समझ सकते हो, क्या कि नीचे सारी हवा ऑलरेडी गर्म थी, गर्म होके ऊपर उठने का प्रयास कर रही थी, बट ये इसके डिसेंडिंग लिंब में आने के कारण वो उतना कुछ दिनों के लिए एरिया ऐसा हो गया है कि जेट स्ट्रीम उसको ऊपर उठने नहीं दे रही है। ऊपर उठ जाती तो क्या होता, वो गर्म हवा ऊपर उठती तो क्लाउड वगैरह कुछ तो बनता और कंडेंसेशन होता, ठंडा सा बना रहता। बट प्रॉब्लम यहां पर क्या हो गया कि एक तो ये ओशियन का वाटर, खुद का ये गर्म पानी, और अच्छा एक चीज और बता दूं मैं कि यहां पर यदि मान लो फॉर एग्जांपल वाटर वार्म है, तो हवा उठकर भी यदि सिंक होकर इधर भी आएगी वॉकर सेल की तरह भी, तो यहां भी वो हाई प्रेशर ही बनाएगी, ठंडा पानी वैसे भी, ड्राइनेस यहां वैसे ही बनी हुई है, मतलब मॉइस्चर वैसे भी नहीं है। आप सोचो कि बारिश हो जाए यहाँ पे, तो ये वैसे भी ठंडा पानी है यहाँ पे, इधर वाला तो एक नीचे वाला, तो हर प्रकार से एरिडिटी बनने का प्रयास है। बारिश कब होती, जब ये गर्म हवा जो है ऊपर उठ जाती और बारिश हो, मतलब ऊपर इतना ऊपर तो कम से कम उठ जाती कि क्लाउड वगैरह बन जाए। बट प्रॉब्लम क्या हुई, इस जेट स्ट्रीम के कारण, ये जो ऊपर जेट स्ट्रीम चल रही है ये इसको ऊपर उठने दे ही नहीं रही है। अब दे नहीं रही है तो भैया ये वापस दबा रही है इसको क्लियरली अब मैं थोड़ी देर के लिए रफ कर दूं ताकि देख पाओ कि ये सिस्टम जो है इसको उतना ही धकाने का प्रयास कर रहा है। तो ये जो हवाएं उठ रही हैं गर्म होकर, वो वापस वहीं पर जो है, तो एज द एयर सिंक इट वार्म्स बाय द कंप्रेशन। ये पिस्टन वाला भी एग्जांपल दे रहा हूं मैं, बस इतना ही सा सिस्टम है। अब ये क्या हो गया, एक पूरा डोम बन गया सर, एक गुंबद बन गया सर। उठा, जेट स्ट्रीम ने रोका, वापस जाओ कुछ दिन के लिए। अब ये तो तब होगा जब ये थोड़े से इसके भी रास्ते चेंज होंगे, थोड़ा इंबैलेंस क्रिएट होगा, तो चीजें थोड़ी सी नॉर्मल सी हो जाएंगी। तो अक्सर आप यही पढ़े जा रहे हो इतने दिनों से कि ये जो जेट स्ट्रीम है ना, ये जो ऊपर वाली जेट स्ट्रीम है, ये ऊपर भी इतनी क्यों शिफ्ट हो गई, ऊपर भी इतनी क्यों शिफ्ट हो गई? तो सिंपल सी बात है, अभी याद करो, वार्म और कोल्ड के बीच में चलती है, जितना वार्म एयर का हिस्सा ज्यादा होगा उसको उतना ऊपर जाना पड़ेगा। ये जेट स्ट्रीम ऐसी नहीं जा सकती बीच में से, ग्रेडियंट चाहिए इसको, वार्म और कोल्ड के बीच में से ही जाएगी। मतलब ये डायग्राम आप याद रखो हमेशा, ये वाला, कि वार्म और कोल्ड को मेंटेन करके चलेगी हमेशा। अब वार्म कल को ये इतना बढ़ गया, मान लो यहां तक आ गया ना, तो ये जेट स्ट्रीम भी ऐसे होके फिर ऐसे जाएगी, फिर और क्षेत्र जो है डिस्टर्ब हो सकते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? तो कहने का मतलब ये हीट डोम को समझिए कि जनरली ये जेट स्ट्रीम की सिचुएशंस जो हैं अक्सर, अब ऐसा क्यों हुआ, तो कई बार आप देखते हो कि ये विंड स्ट्रांग क्यों हुई, तो जनरली फिर इसका कनेक्शन लोग क्लाइमेट चेंज से लगा लेते हैं कि जनरली ये ऐसे वेदर फिनोमेना जो बदलाव वाले आते हैं वो क्लाइमेट चेंज। बट ये टेम्परेरी है, कुछ दिनों के बाद अब ये नॉर्मल सी बात है कि टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हवा नीचे बैठते टाइम कंप्रेस होती है। अब यही सब कुछ जो था वो आपका हीट डोम था। तो इसमें लिखा हुआ है इन्होंने कि जो जेट स्ट्रीम है वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो गई, थोड़ी सी ऊपर हो गई, और उसमें जो है हॉट एयर ऊपर जाती है तो एक्सपैंड करती है, फैलती है। अब क्या हुआ, ऊपर जो है ये पूरा हाई प्रेशर सिस्टम है इसका,
ये इसको धकाने में लगा हुआ है नीचे, ठीक है, तो ये धकाने में लगा हुआ है तो पूरा जो है हिस्सा जो है अपने आप में वार्म हो गया। अब सिंपल सी बात है कि हॉट एयर अटेम्प्ट्स टू एस्केप बट हाई प्रेशर पुशेस इट बैक डाउन, वापस जाओ करके, नहीं आना। अब जब ये नीचे जाएगा तो और कंप्रेस होगा और मोर हीट आपको देखने को मिलेगी, और उसके बाद में फिर जैसे ये नीचे सिंक होगी तो ज्यादा सिंक होने के बाद अब जो हवाएं नीचे की चलेगी वो ठंडी तो नहीं चलेगी, गर्म चलेगी, और उसी को आप हीट वेव्स कहने लगते हो। नॉर्मली 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो हीट डोम, नॉर्मली इसको हम लोग जनरली ये कह रहे हैं कि जब स्ट्रॉन्ग चेंज आ जाए टेम्परेचर में, और ये पूरी प्रोसेस के लिए डोम शब्द का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल है एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां इसका मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इसको जो है वहां से थ्योरी भी पढ़ लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। इसके बाद में नॉर्मली बात है कि भाई इसके इफेक्ट अपने बहुत हैं। क्रॉप्स के बाद में जो है वेजिटेशन का मतलब नॉर्मली डिस्टर्ब होना और फॉरेस्ट फायर जैसी चीज़ें आपको हमेशा देखने को मिलेगी, तो इसके इफेक्ट वगैरह तो जनरली आप कोई भी मैगजीन से पढ़ते हो तो समझ में आ ही जाता है। बट बात क्या थी ना कि मेन चीज़ कि भाई साहब ये सिस्टम क्या है, तो कुछ नहीं है, जेट स्ट्रीम ने इसको ब्लॉक कर लिया इस पूरे सिस्टम को। इतनी गर्म हवा कहाँ से आ गई यहाँ पर, तो नॉर्मली जो हवाएं थी नेचर की वो थी, कन्वेक्ट होकर बारिश कर जाती, बस उसको वापस धकेल दिया गया तो उतना गर्म बन गया वो, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो ये कुछ बेसिक था और उम्मीद कर रहा हूं ये आपको टॉपिक थोड़ा बहुत तो कम से कम क्लियर हो ही गया होगा, लेकिन नो डाउट जरा विंड वगैरह के यदि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं तो बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा, ठीक है। चलिए, तो नए बैच जो प्रारंभ हो रहे हैं अकेडमी पर, आप बेस्ट एजुकेटर के साथ पढ़ सकते हैं, और भैया इस डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल कर लेना आप SGYT10, जी हाँ, यदि मेरा आपको पढ़ाना समझ में आता है तो। और जो भी आपको ऐसे टॉपिक्स पढ़ने हैं बिल्कुल कमेंट में लिखिएगा और कमेंट करना कि टॉपिक कैसा लगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।